नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स में हम आज वो जानेंगे जो आप सोचते भी नहीं होंगे दोस्तों कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बस मात्र और मात्र हमें आप 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट में आप वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं जिसके बारे में आप कभी अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि ऐसे भी करंट अफेयर्स पढ़ना होता। तो दोस्तों अभी कल हाल ही समय में कल कल ही हुआ था। कल दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो उसमें पूछा गया था मेघालय के राज्यपाल कौन है। अभी हाल ही समय में मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों अगस्त में उनकी नियुक्ति हुई थी मेघालय के राज्यपाल के। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चन यानी कि आपकी जो तैयारी हो बेहतर हो सके। देखो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, सर्च कर कर भी देते हैं, तब भी आपका जो क्वेश्चन होगा यानी कि आपका जो प्रश्न होगा वो हमेशा सही होने लगेगा। ठीक है, क्यों होने लगेगा, क्योंकि आपको लगे आप जब सर्च करेंगे तो एक चीज़ें आपको नहीं मिलेगा बल्कि उसमें मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेघालय की राजधानी सर्च कीजिए, तो जब आप मेघालय की राजधानी सर्च करेंगे या मेघालय के राज्यपाल के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ के सीएम के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ की कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए दोस्तों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है दोस्तों। इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय पोस्ट। ठीक है, भारतीय पोस्ट जो आपके डाकिया वगैरह जिसमें रहते हैं उसे इंडिया पोस्ट बोला जाता है। कहा जा रहा है इंडिया पोस्ट ने अभी हाल ही समय में किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में दोस्तों एक स्मारक टिकट जारी किया है दोस्तों। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं, इंद्र कुमार गुजराल जी हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी हैं प्रधानमंत्री। जो भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ये 12वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 12वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी भारत के। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो इनके बारे में 1 जून 1996 से विदेश मंत्री भी थे और 28 जून 1996 से जल संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था उसी समय। और इन्होंने 1989 से लेकर 1990 के दौरान विदेश मंत्री भी रहे। तो दोस्तों अभी हमने देखा आई के गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल इन्हें बोला जाता है। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में हमने देखा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, 12वें प्रधानमंत्री हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें हैं, अगर और चीज़ें आप याद कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 जून 1996 से ये विदेश मंत्री भी रहे और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने 28 जून 1996 से जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था दोस्तों। और दूसरा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, 1989 से लेकर 1990 के दौरान विदेश मंत्री भी रहे थे दोस्तों। ठीक है, 1989 से लेकर 1990 तक ये क्या रहे, विदेश मंत्री भी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है जो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, आप जानते हो इनके बारे में। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है दोस्तों। तो मिस्टर अक्षय कुमार जी को। मिस्टर अक्षय कुमार की अभी हाल ही समय में एक नई मूवी रिलीज की गई थी, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा उस मूवी का नाम। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि उस मूवी कौन सी मूवी है जो अभी हाल ही समय में अक्षय कुमार ने रिलीज किया है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न क्या था अभी, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मिस्टर अक्षय कुमार जी, जो कि ही इज अ रियल हीरो ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों है रियल हीरो इंडिया, इंडिया के क्यों रियल हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से जब भी सेना की बात आती है तो सेना में ये बहुत अच्छा योगदान देते हैं। कौन, अक्षय कुमार जी। दूसरी बात है अगर हम बात करें इनके बारे में तो अक्षय कुमार को अपने वयस्क पोषण ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल कर लिया गया है और ब्रांड मूल्यों का यह प्रतिनिधि करेंगे। और साथ ही साथ शहरी शहरी भारतीय वयस्कों को प्रोटीन की दिनचर्या बनाकर प्रोटीन
की दिनचर्या बनाकर प्रोटीन की कमी से लड़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रोत्साहित करेंगे। देखो जब भी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो इससे मतलब ये हो जाता है उस चीज़ को सशक्त बनाना। जिस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया जाएगा तो उसके उपलक्ष्य में क्या होगा दोस्तों, वह सशक्त बनेगा, वह ब्रांड भी और उससे संबंधित लोग भी दोस्तों। इसीलिए ऐसे लोगों को चुना जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा प्रश्न आज का। तीसरा प्रश्न तो आप जानते ही हैं, तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों जिन्होंने नारा दिया था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन किसने नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी। और उन्हीं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी की 125वीं जयंती की को चिन्हित करने के लिए नया निर्मित किया गया है मेजर हाट पुल, जिसे जय हिंद पुल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, देखो एक नया पुल लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है मेजर हाट पुल। ठीक है, और इसी के नाम पर रख दिया गया है, मेजर हाट के जगह क्या रख दिया गया दोस्तों, जय हिंद पुल का नाम रख दिया गया। और किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं थोड़ा से पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के सीएम की बात करें तो श्रीमती ममता बनर्जी हैं। ठीक, अगर यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के दोस्तों गवर्नर है, 26वें गवर्नर है, उनका नाम है जगदीश धनखड़ जी। जगदीश धनखड़ जी सॉरी महामहिम जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, 26वें नंबर के। नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करें इसमें, या इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, मेजर हाट पुल का नाम क्या रख दिया गया है, जय हिंद पुल रख दिया गया। देखो एक अगर बात करें यहाँ नया पुल जो है एक पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है। 2018 सितंबर 2018 में यह पुल जो था ढह गया था। ठीक है दोस्तों, तो नया पुल जो बना है पुराने पुल के स्थान पर बना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ें हैं, यह 650 मीटर लंबा है और कोलकाता के मध्य वाले भाग को बेहाला और अन्य के दक्षिण उपनगरों को भी ये जोड़ने का काम करता है। कौन सा, जय हिंद पुल। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही समय में जय हिंद पुल कहाँ पर एक मिनट दोस्तों, अभी हाल ही समय में कहाँ पर यह पुल बनाया गया है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और किसके जयंती पर बनाया गया है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। तो इन्होंने क्या नारा दिया था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों, बस आप बने रहिए। आप 2 से 3 मिनट आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो उस भारतीय गांव के स्कूल शिक्षक का नाम बताइए जिन्होंने $1 मिलियन का ग्लोबल प्राइज 2020 जीता, यानी कि 7 करोड़ वहां पर लिख कर आता है, आप देख लीजिएगा। 7 करोड़ का इन्होंने ग्लोबल टीचर बेस्ट ऑफ द अवार्ड जीता 2020 का। कौन है दोस्तों, रणजीत सिंह डिसले। देखो रणजीत सिंह डिसले भारत के पहले ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने ग्लोबल बेस्ट ऑफ द प्राइज टीचर का जीता है दोस्तों। ठीक है, देखो इन्होंने किया क्या है दोस्तों, दरअसल इन्होंने महाराष्ट्र, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र के मांडवी जिले के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के मांडवी जिले के हैं और ये एक प्राथमिक विद्यालय यानी कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे दोस्तों। ठीक है, पढ़ाते भी हैं, आज भी ये पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, हर एक किताब का QR कोड बना दिया है। QR कोड से तात्पर्य यह है कि आप QR कोड को स्कैन करेंगे और जैसे ही स्कैन करेंगे आपको वीडियो ऑडियो में वो क्लासेस मिल जाएंगी। इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इन्होंने ये भी किया है कि किताब का ही QR कोड नहीं बल्कि हर एक टॉपिक का भी इन्होंने QR कोड विकसित किया है। अभी हाल ही समय में इनको एक प्रोजेक्ट भी मिल गया है दोस्तों, 12 देशों के किताबों का QR कोड ये बना रहे हैं इस समय। ठीक है दोस्तों, तो कौन है, रणजीत सिंह डिसले, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप नहीं भूलेंगे। कहा जा रहा है किस देश की नौसेना के साथ, कहा जा रहा है दोस्तों किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है दोस्तों। कहा जा रहा है किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना उसे कहेंगे जो इंडियन नेवी होती है दोस्तों, उसे भारतीय नौसेना कहेंगे। अभी हाल ही समय में पूर्वी हिंद महासागर कहाँ है,
श्रीलंका के नीचे जो है, श्रीलंका के नीचे आप देखते हैं हिंद महासागर मैप में बना हुआ है। तो आपका पूर्वी किधर आएगा दोस्तों, पूर्वी आपका इधर आएगा। तो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया जा गया है किस देश के साथ दोस्तों, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, जब एक सेना दूसरी सेना के साथ किसी प्रकार का एक्सरसाइज करती है या अभ्यास करती है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, दोनों देशों की सेनाओं में आपस में अच्छा संबंध होता है और एक दोनों देश की जो सेनाएं होती है आपस में सशक्त बनती हैं दोस्तों। ठीक है, युद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की कहानी। आगे की बात की जाए तो दोस्तों 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी संघ के नौसेना के साथ, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आंसर गलत बता दिया, एक मिनट दोस्तों। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा रूस यानी कि रसिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है दोस्तों, तो है रूस दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक, थैंक सॉरी फॉर दैट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन दोस्तों। नौसेना दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी संघ के नौसेना, कौन सी दोस्तों, किस किस देखो, भारतीय इंडियन नेवी और रूसी संघ के नौसेना यानी जिसका नाम है रन RUFN FN होता है। यहाँ की जो सेना है उसका नाम है RUFN बोला जाता है। ठीक है, RUFN बोला जाता है, रूस संघ के नौसेना बोला जाता है, जिसके साथ द्विदिवसीय यानी कि 2 दिवसीय पेंशन एक्सरसाइज शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है दोस्तों, इसका उद्देश्य कुछ होगा। उद्देश्य ये है दोस्तों, अंतर क्षमता को बढ़ाना, समझ को सुधारना, आत्मसात करना दोस्तों। ठीक है, आप इतना ही याद रखेंगे, आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा ईमानदारी से। बस आप देखते रहिए और आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, आप अपने नोट्स में भी मेंशन करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि एवरी ईयर द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को। इसको ध्यान रखिएगा कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह मनाता कौन है, इस दिन खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संचालित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के तहत, ठीक है, FAO द्वारा यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन किसके तहत दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी यह मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको इतना नहीं याद रखना है तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि इस वर्ष की थीम क्या थी। ठीक है, विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, मिट्टी को सुरक्षित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें दोस्तों। मिट्टी को सुरक्षित रखें और मिट्टी की जैव विविधता को रक्षा करें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के 7वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 7वें प्रश्न की बात करें तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। देखो, स्वयंसेवक दिवस से क्या तात्पर्य है दोस्तों, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को ही, जिस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, उसी दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न को। चलो इसमें का डिस्क्रिप्शन का एक बार बात कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, जिसे आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, यह कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया जाता है और 1985 से यह आयोजित किया जा रहा है। तो ठीक है, 1985 में IVD अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप इतना मत याद रखिए, बस आप 2 पॉइंट याद रखिए।
कब मनाया जाता है, और दूसरा इससे ये जो इंटरलेट हो रहा है कि 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 2020 का विषय क्या था। जो अभी जो मैंने आपको बताया 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी, इस वर्ष की थीम थी दोस्तों टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग, टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। इस वर्ष की क्या थी, थीम थी दोस्तों। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की। इस अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इस वर्ष की थीम थी साथ में हम स्वयं सेवा के माध्यम से कर सकते हैं, साथ में हम स्वयं सेवा के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। बस आप इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो हमारा प्रश्न गलत होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया गया दोस्तों। बस आप हमें 2 मिनट और दीजिए, आपका सारा प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया था। तो दोस्तों वे कौन थे दोस्तों, वह कौन थे दोस्तों, वह एक अभिनेता थे। ठीक है, कौन, रवि पटवर्धन जी का अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, और वे कौन थे, वे एक अभिनेता थे। तो दोस्तों इनके बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों ये हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ साथ, यानी हिंदी और मराठी के अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, रवि पटवर्धन जी, जिनका निधन कैसे हुआ था, 5 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय कितने वर्ष के थे दोस्तों, 84 वर्ष के थे। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब की थी दोस्तों, 1970 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और रवि पटवर्धन ने फिल्मों में भी काम किया है, टीवी शो में काम किया है, और कई प्रकार की नाटकों में भी भूमिका इन्होंने निभाई है। साथ ही साथ अगर इनकी हिंदी फिल्म की बात की जाए तो इन्होंने कौन कौन सी फिल्म में बहुत अच्छा रोल निभाया था, तेजाब फिल्म, तेजाब फिल्म इनकी बहुत अच्छी थी, उसको भी आप देख सकते हैं। अंकुश, झंझर, बंधन, यशवंत जैसे फिल्मों भी इन्होंने अभिनय किया है। उन्हें आखिरी बार टीवी शो पर आगा बाई ससुबाई में देखा गया था। आगा बाई ससु, ये मराठी फिल्म है, इसको आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी इतना ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। बात करें, लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है पुण्यतिथि पर। किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, भीमराव अम्बेडकर के लिए महापरिनिर्वाण शब्द क्यों यूज किया गया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का जब, देखो गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो उसे क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, जब उन्होंने संन्यास रूप धारण किया था तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, अपने घर का परित्याग किया था, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्होंने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था तो दोस्तों क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और तीसरी बातें हैं उनके बारे में, कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, गौतम बुद्ध की, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उन्हें क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उसी के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको पता है लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या किया था, हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया, इसीलिए इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और हर साल 6 दिसंबर को या इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की हम इनके बारे में और भी बात करना चाहें तो 2-3 चीज़ें आप और भी इनके बारे में जान सकते हैं। पहली चीज़, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इस वर्ष, यानी कि इस दिन क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो होता है लाखों लोग मुंबई में आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि पर पहुंचते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, इन्हें भारतीय संविधान के पिता का भी सम्मान, यानी कि भारतीय संविधान के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्हें एक शब्द से और पुकारा जाता है कि भारतीय संविधान के पिता का सम्मान करने के लिए चैत्य भूमि भी कहा जाता है। और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया था अपने आप को। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या किया था, हिंदू धर्म का परित्याग करके एक नए धर्म का इन्होंने अपना लिया था, वो था
बौद्ध धर्म बहुत ही संतुलन, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में बहुत ही संतुलन एक तरीके से धर्म है। और वाकई में अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में एक बार पढ़िए, आपको सही में बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी, क्योंकि बौद्ध धर्म में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। जिस तरह हमारे यहाँ महाभारत में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो आज की चीज़ें, जो आने वाले 10 साल के भी प्रश्न हैं उसके बारे में भी बताएगा, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे प्रश्न की बात की गई है। ठीक है, मनुष्य के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों इनके बारे में, 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिन्हें 1990 में किसे दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। तो दोस्तों यदि आपको पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न जानना है, या पुरस्कारों से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या पुरस्कार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में यदि आपको जानना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्रमुख पुरस्कार के बारे में एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। उस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित। और भी मैं आपको लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे देने से पहले मैं एक प्रश्न और भी आपसे, एक चीज़ और भी आपको संदेश देना चाहूँगा। तो दोस्तों आप यदि हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, एशियंट हिस्ट्री यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लूँगा कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें यदि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन और नोट्स बना लिया, तो आपका एशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें कवर किया जा रहा है दोस्तों, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर कई बुकों का संकलन किया जाता है, उसके पश्चात ही आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ पर उसमें एनसीईआरटी की भी चीज़ें आपको मिलेंगी, बिपिन चंद्रा सर मिलेंगे, उसमें आपको एसके पांडे सर मिलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है एशियन हिस्ट्री से। आप बस उसको आप फॉलो करिए और बहुत अच्छे से ईमानदारी से आप फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आपको उसमें बहुत कारगर सिद्ध आएगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। आप खुद ही कहेंगे कि सर ने जो पढ़ाया था और सर ने जो ईमानदारी से बोला था, वाकई में कितनी अच्छी चीज़ें बताया था मुझे। आज उसका प्रदर्शन आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया आज एग्ज़ाम में। दोस्तों एशियंट हिस्ट्री से जो भी चीज़ें मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, उस बात से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को यदि आपने रिवीजन कर लिया, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की। बात करें तो नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।